हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम सीक्वेंस ऑफ सोशल प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं को लेकर सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे एग्ज़ाम एनटीए नेट का हो, चाहे किसी असिस्टेंट प्रोफेसर का, या फिर कॉलेज लेवल के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनमें। और ये इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी बारीक होते हैं। जैसे हमें कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होता है वो जैसे एक्कल्चरेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया, या एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन, इन सब में हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। एक सिचुएशन दे दी जाती है और उसमें हमें पूछा जाता है कि इसमें समायोजन होगा, प्रसंस्कृतिकरण होगा, एकीकरण होगा, या साथ आत्मसात्मीकरण होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इतना ईजी इसको बना दूं मैं, ताकि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके और आप आंसर को आसानी से दे सकें। ठीक है, तो एक बार में हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले मतलब संपर्क सहयोग। ठीक है, इसको एक कंडीशन के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ कि हम किस तरह से इनको सबको एक साथ समझ सकते हैं, और फिर जो क्वेश्चंस जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं उनको अलग से समझाऊंगा। लाइक जैसे अकल्चरेशन और इंटीग्रेशन के बीच में, या अकोमोडेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन में क्या डिफरेंस है और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ है। जैसे मान लो दो समूह हैं। ठीक है, एक समूह ये, एक समूह ये। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि एक तरफ ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ये पाक है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान है, दो कंट्रीज़ हैं, दो समूह कह लो, दो कंट्रीज़ कह लो। सबसे पहले क्या होता है, जब दो संस्कृतियाँ आपस में कांटेक्ट करती है, सबसे पहले क्या होगा, एक संपर्क होगा उनके बीच में। अगर संपर्क होता है तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले संपर्क होते ही दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस नहीं करने का रीज़न ये होता है कि जो जो रिसोर्सेज है वो सीमित है। भाई, जो आपस में जो एक दुनिया में जो चीज़ों की लड़ाई चल रही है वो किन चीज़ों को लेकर चल रही है, रिसोर्सेज को लेकर चल रही है। ऑब्वियस सी बात है। तो रिसोर्सेज जो है, संसाधन सीमित है, इसलिए संपर्क होने के जस्ट बाद में उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। और कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट को हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट में एक तरह से हिंसा भी होती है उसके अंदर। कॉन्फ्लिक्ट और जो कंपटीशन है उसको मैं बाद में बताऊंगा। एक बार आप इसको समझ लीजिए, सबसे पहले संपर्क होगा, उसके बाद उनमें संघर्ष होगा। एक्चुअल में संघर्ष जब होता है तो आज वो स्थितियां हैं कि कोई संघर्ष में कई बार चीज़ें एक दूसरे पे को, एक समूह दूसरे समूह को हरा देता है या उस पर कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, संघर्ष में अगर कोई परिणाम नहीं आते हैं, संघर्ष हुआ लेकिन संघर्ष में कोई जीता नहीं। मान लो आज दो कंट्रीज है, दोनों में, इंडिया और पाकिस्तान का जो हम एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं, दोनों में अगर कुछ भी संघर्ष होता है तो ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को ख़त्म कर देगा, ख़त्म नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशंस नहीं है। कल्चर भी ऐसा ही होता है, एक कल्चर दूसरे कल्चर को पूरी तरह ख़त्म नहीं करने की कंडीशन होती है। बहुत मुश्किल होता है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर को पूरी तरह ख़त्म कर दे। ठीक है, दोनों में संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के बाद में क्या हुआ, एक संसाधन सीमित है और लक्ष्य, और जो इनमें संघर्ष होगा, अगर संघर्ष का परिणाम ये रहेगा कि दोनों में कोई समूह एक समूह को नहीं मिटा सका, ठीक है, तब उनमें से क्या होगा, एक शांति की, अस्थायी शांति की एक व्यवस्था होगी। ना ये जीता और ना ये जीता, तब दोनों थक गए। ये मान लो एक तरह से लड़ते लड़ते थक गए, एक दूसरे को नहीं हरा पाया, तब एक अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी शांति की व्यवस्था, शांति की व्यवस्था जो बाद में परिवर्तन होगी, जिसमें ना, तो जो अस्थायी शांति की जो व्यवस्था है उसे क्या बोलेंगे हम, उसी को हम अकोमोडेशन बोलेंगे, समायोजन बोलेंगे। आप इसको याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा अकोमोडेशन से रिलेटेड, तो इसको आप, अस्थायी जो शांति की व्यवस्था है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, इसके बाद में भी सोशल प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अकोमोडेशन को समझना है। तो अस्थायी जो शांति की व्यवस्था है उसे समायोजन कहते हैं। ठीक है, अब जब समायोजन हो गया तो इसका मतलब ये कि दोनों जो संस्कृतियां हैं या दोनों जो कंट्रीज़ की जो समूह के जो लोग हैं, ये मान लो आप, जो भाई इनमें भी यहाँ पाकिस्तान वाली संस्कृति होगी, इंडिया वाली संस्कृति होगी, तो दोनों संस्कृतियों में एक समायोजन होने के बाद में एक अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि दोनों इस तरह से रहेंगे कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे। भाई सहयोग करेंगे तभी तो एक रहने लायक व्यवस्था बनेगी। अब संसाधन
तो इसी को हम सहयोग कहेंगे। सहयोग का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। एक समूह दूसरे समूह के जो लक्ष्य और जो संसाधन है उनको प्राप्त करने में सहयोग करेगा। अब संसाधन सीमित है, लोग ज़्यादा हैं, तब क्या होगा? तब एक कुछ नियम बनाए जाएंगे, ठीक है, कुछ नियम बनाए जाएंगे जिसकी पालन करते हुए लोग उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो अगर ऐसा होगा जिसमें नियम बनाए जाएंगे और उन नियमों का पालन करते हुए संसाधनों के और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उसको हम कहेंगे प्रतिस्पर्धा। समझ गए? जब दो समूह साथ रहेंगे तो एक दूसरे से सीखना भी स्वाभाविक है। अब देखो, प्रतिस्पर्धा तो हर टाइम, जैसे 6 मंथ में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उसके बाद में वो चीज़ उस आदमी को दे दी जाएगी जो प्रतिस्पर्धा में जीता हुआ होगा। अब जब दो समूह लगातार साथ में रह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि एक संस्कृति के गुण दूसरे संस्कृति में नहीं आएंगे। दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे से लेन देन करेगी, ठीक है। जब दो समूह साथ रहेंगे तो एक दूसरे से सीखना स्वाभाविक है। और ये क्या है? परसंस्कृतिकरण है। इसको क्या कहेंगे? अकल्चरेशन कहेंगे। इसी बीच किसी अन्य संस्कृति से आक्रमण हो जाए, मतलब ये दोनों संस्कृतियां साथ में रह रही है और पता चला कि पास का कोई कंट्री, अफगानिस्तान, ठीक है, पास में कंट्री यही है पाकिस्तान और इंडिया की, या तालिबान, ठीक है, इन पे अटैक करता है, इन दोनों संस्कृतियों पर अटैक करता है, तो ये क्या करेंगे? ये दोनों एक हो जाएंगे। इसी को बोलेंगे एकीकरण। मतलब ये है, अगर कोई अन्य समूह इन पे आक्रमण करता है तो आपसी मतभेद को भुलाकर उसका सामना किया जाना आवश्यक है, जो कि क्या है? एकीकरण है। अंततः कोई एक समूह छोटा है तथा दूसरे समूह के प्रभाव में बहुत अधिक सांस्कृतिक तत्व ग्रहण करता है। मतलब ऐसा होता है कि पाकिस्तान जो कंट्री है वो इंडिया के मुकाबले छोटा है। इंडिया के जो लोग हैं उस समूह में ज़्यादा लोग रह रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो कम हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के जो ज़्यादा लोगों का जो सांस्कृतिक जो तत्व है वो कम जो लोग हैं उनमें ज़्यादा जाएगा, और यहाँ से जो चीज़ें सीखी जाएगी यहाँ से भी करी जाएगी, बट यहाँ का जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा और यहाँ का थोड़ा कम होगा। तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे आत्मसात्मीकरण। इसमें क्या होगा? जैसे इसको एक बार और समझा देता हूँ मैं। जैसे ये फर्स्ट समूह है, ये सेकंड समूह है, ठीक है, ये सेकंड समूह है। इसके जो सांस्कृतिक, ये बड़ा समूह है, ये छोटा समूह है। जो सांस्कृतिक तत्व है ना, ये इसको ज़्यादा दे रहा है और इसको बहुत कम दे रहा है। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो संस्कृति है ये पूरी तरह इसमें, इसी में समा जाएगी, इसी में लुप्त हो जाएगी, ये मान लो एक तरह से। तो ये जो कंडीशन है ये है इंटीग्रेशन या आत्मसात्मीकरण। तो इसको एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। जब दो समूह संपर्क में आएंगे तो निश्चित रूप से, चूंकि संसाधन सीमित है तथा लक्ष्य एक, तो संघर्ष होगा। अगर संघर्ष का परिणाम ये रहा कि दोनों में से कोई समूह एक दूसरे को मिटा ना सका, तब उनमें से एक तरह से अशांति की व्यवस्था होगी, जिसे क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे। साथ रहने की अनिवार्य शर्त यही है कि दोनों एक दूसरे से सहयोग करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका कोऑपरेशन। चूंकि संसाधन सीमित है इसलिए जरूरी है कि उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ नियम बनाए जाए जिसका पालन करने हेतु लोग प्रयास करें। तो ये क्या है? ये प्रतिस्पर्धा है। जब दो समूह साथ रहेंगे तो एक दूसरे से सीखना स्वाभाविक है, जो कि संस्कृतिकरण, ट्रांसकल्चरेशन जिसको बोलते हैं, या अकल्चरेशन, सॉरी, अकल्चरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये अकल्चरेशन है, ट्रांसकल्चरेशन होगा, इसको मैंने गलत लिखा है, ट्रांसकल्चरेशन। अकल्चरेशन तो खुद की संस्कृति को सीखना हो गया, ट्रांसकल्चरेशन इसको आप ठीक कर लेना प्लीज़। ट्रांसकल्चरेशन है ना, एक संस्कृति के तत्व दूसरी संस्कृति में जा रहे हैं। इसी बीच किसी अन्य समूह से आक्रमण हो जाए तो आपसी मतभेद को बुलाकर उसका सामना किया जाना आवश्यक है, जो कि क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कब होगा? जब किसी तीसरी चीज़ से इनको डर होगा, ठीक है, तो फिर उसी डर की वजह से ये एकीकरण करेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा? एकीकरण में के बाद में इनमें क्या होगा कि जो बड़ी संस्कृति है वो छोटी संस्कृति को अपने में समाना शुरू कर देगी, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पर अगर इस
जो कहानी मैंने आपको समझाई उसके थ्रू आप इसको याद करोगे ना, तो आई एम डेम श्योर कि आप कभी भी इसका जवाब गलत नहीं दोगे। अब हम प्रसंस्कृतिकरण और आत्मसात्मीकरण को भी एक बार समझ लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, प्रसंस्कृतिकरण जो है ना, ये एक चेतन और अचेतन प्रक्रिया है। मतलब इसमें सोच समझ के हम अपने तत्वों को लेते और देते हैं। जो सांस्कृतिक तत्व है उनको लेते, दूसरी संस्कृति को लेते और देते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों जो संस्कृतियाँ होती हैं वो अपने सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान करती है। जो सांस्कृतिक बातें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। संस्कृति में देखो, खान पान भी हो सकता है, वेशभूषा हो सकती है, विचार हो सकते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। और इस कंडीशन में दोनों संस्कृतियों का अस्तित्व बना रहता है। ऐसा नहीं कि इसमें ख़त्म हो जाता है दूसरी संस्कृति का अस्तित्व, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, एक अचेतन प्रक्रिया है। इसमें दूसरी संस्कृति को पता ही नहीं चलता कि वो उसमें समा रही है, ठीक है। एक संस्कृति आयातक होती है और दूसरी संस्कृति निर्यातक होती है, ठीक है। एक संस्कृति चीज़ों को इम्पोर्ट कर रही है और दूसरी संस्कृति चीज़ों को या सांस्कृतिक जो तत्व है उनको डिपोर्ट कर रही है, ठीक है। एक संस्कृति का इसमें अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और दूसरी संस्कृति की एक पहचान बनती है, ठीक है। मतलब जो संस्कृति है उसकी पहचान तो पहले से होती है, जैसे फर्स्ट वाली हो गई, सेकंड वाली हो गई, ये संस्कृति इसमें समा गई, ठीक है। तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसका जो नाम है वो बना रहेगा, यूँ का समझ सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा समायोजन। एक बार समायोजन को भी देख लो। समायोजन में क्या होता है, समायोजन में कम से कम दो पक्षों को होना अनिवार्य है। दो पक्ष होते हैं, ठीक है। और ये संघर्ष के पश्चात जन्म लेती है। आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो अकोमोडेशन है क्या वो कंपटीशन के बाद में डेवलप करता है? नहीं, ये किसके बाद डेवलप करता है? ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद डेवलप करता है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा जो है वो हमेशा अकोमोडेशन के बाद डेवलप करती है। तो इस चार्ट से आप इन चीज़ों को समझ लेना कि वो कौन किसके बाद डेवलप करता है। ये एक तरह से इसकी सीक्वेंस है, जो मैंने बनाया है ये इसका सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना चाहिए, तभी इसका आंसर भी अच्छे से, चाहे कितना भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन बनाया गया हो, उसका आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। अकोमोडेशन में प्रेम और घृणा दोनों होती है, ठीक है। ये चेतन और अचेतन दोनों प्रक्रिया है। और ये एक कोई भी संघर्ष है उसको अस्थायी रूप से टालने की व्यवस्था है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी अस्थायी शांति की व्यवस्था है जो बाद में किसके द्वारा सोल्व की जाती है? कंपटीशन के द्वारा। एक नियमों की एक व्यवस्था बना दी जाती है, उसके द्वारा ये सोल्व की जाती है। और नियम क्यों बनाए जाते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया है, नियम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि संसाधन सीमित है और लक्ष्य एक है। तो उसको पाने के लिए, तो अगर हम सभी लोग भागेंगे, सभी लोग उसको लेने की कोशिश करेंगे, तो सब में संघर्ष होगा। तो संघर्ष को तो रोकना है ना, संघर्ष को रोकना है तो समायोजन लाना है, समायोजन लाना है और समायोजन को मेंटेन रखना है। तो वो कैसे रहेगा? वो प्रतिस्पर्धा से रहेगा। प्रतिस्पर्धा के बाद में चीज़ें आगे जो सोशल प्रोसेस है वो पॉजिटिव की ओर बढ़ते जाते हैं, मतलब सहयोगी सामाजिक क्रियाएं होना शुरू हो जाती है। फिर वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि सहयोगी और असहयोगी सामाजिक क्रियाएं क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समायोजन हमने देख लिया। अब बात आती है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। तो संघर्ष क्या है? देखो, संघर्ष में क्या है, दो पक्ष, इसमें भी दो पक्षों का होना जरूरी है। दो पक्ष होंगे तभी संघर्ष होगा। इसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी नियम, नैतिकता, साधन आदि की परवाह नहीं करता है। और प्रतिस्पर्धा में क्या करता है? हमेशा नियम होंगे ना, नियम के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जो आज के जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जितने एग्जाम में हम बैठते हैं, वो क्या है? इट्स कंपटीशन। हमने देखा ना, उसको कभी कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं बोलते, उसको कंपटीशन बोलते हैं, बिकॉज एक नियमों की व्यवस्था है, ठीक है। एक नैतिकता के आधार पे हम चीज़ों पे पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे संघर्ष है वो इस सिद्धांत पे आधारित है कि हमने कई बार सुना है, प्यार और लव, प्यार और जो वॉर है, युद्ध, उसमें सब कुछ जायज़ है। ऐसा कई बार हमने समाज में सुना है, बोलते हैं लोग कि लव और वॉर में सब कुछ जायज़ है। तो ये संघर्ष है, इसमें नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता है, नैतिकता का ध्यान नहीं रखा जाता है। बट ऐसा संघर्ष में तो नहीं कहा जाता है। संघर्ष में तो कुछ फिक्स नियम है, सबको पढ़ना होगा, सबको एग्ज़ाम देना होगा। जो अच्छा
कैंडिडेट होगा वो चीज़ों को ले जाएगा, वो पोस्ट को ले जाएगा। ठीक है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर संस्कृति में, हर समाज में ये दोनों अवेलेबल है। और एक दूसरे पक्ष को सीमित, नियंत्रित अथवा समाप्त करने का लक्ष्य इसमें होता है, और ये एक चेतन प्रक्रिया है। दूसरा जो पक्ष है उसको 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 मतलब पूरी तरह समाप्ति कर दिया जाए, उसको नियंत्रित कर दिया जाए, उसको सीमित कर दिया जाए। ये विचारधारा संघर्ष की हुई है, ये विचारधारा कॉन्फ्लिक्ट की होती है। अब प्रतिस्पर्धा के बारे में देख लीजिए। इसमें भी देखो दो पक्ष चाहिए होते हैं प्रतिस्पर्धा के लिए, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें ना। संसाधन सीमित है, अव्यक्तिक होती है, इसमें व्यक्ति का ध्यान नहीं रखा जाता है। पर्सन टू पर्सन, ऐसा नहीं कि दूसरे पर्सन से, जैसे दो पहलवान लड़ रहे होते हैं तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं अगर नियमों के अकॉर्डिंग है तो वो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। लेकिन दोनों अगर नॉर्मल कहीं कोई लड़ रहे हैं, रोड पे कोई लोग लड़ रहे हैं, वो क्या है, संघर्ष है। जानवर आपस में लड़ते हैं, वो क्या है, संघर्ष है। वो कोई कंपटीशन नहीं है, वो संघर्ष है। ठीक है। इसमें क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने के कुछ नियम है, और नियमों के अंतर्गत रहकर ही सभी पक्ष उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, चेतन अचेतन दोनों है, और इसमें प्रतिस्पर्धियों के बीच आपसी वैमनस्य नहीं होता है। ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। अब बात आती है सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। कौन सी प्रक्रियाएं सहयोगी है, कौन सी प्रक्रियाएं असहयोगी है। तो सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होगी। देखो, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं में एक तो होगा सहयोग, ठीक है, सहयोग होगा, समायोजन होगा, ठीक है, ट्रांसकल्चरेशन या प्रसंस्कृतिकरण होगा, प्रसंस्कृतिकरण हो गया। उसके बाद में आत्मसात्मीकरण और एकीकरण, आत्मसात्मीकरण और एकीकरण। और असहयोग में से सिर्फ दो होगी, संघर्ष होगा और प्रतिस्पर्धा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, ये दो जो सोशल प्रोसेस हैं, ये दोनों असहयोगी हैं। बस इनको याद कर लो, बाकी जो बचे हैं ना, सब सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। ठीक है। तो लगभग जो सीक्वेंस ऑफ सोशल प्रोसेस को लेकर जो मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सवाल इनमें से ही आएगा, और आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से लगभग 100% जो क्वेश्चन इसमें से आएंगे कभी, तो आप सभी सवालों को आसानी से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। जो स्टोरी मैंने आपको शुरू में बताई है उसको अगर आप समझ लोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। और एक अच्छी बात ये है कि हर एग्ज़ाम में से इसमें से क्वेश्चन आते हैं, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।